हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 का ऐसा प्लान जिसमें आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ने के लिए बताई जाएंगी। यू हैव टू स्टडी द सिलेक्टिव थिंग्स इन द करंट अफेयर्स फेज 2, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि फेज 1 का कवर करें या फेज 2 का कवर करें। ये सब चीज़ें इसमें डिटेल से आपको बहुत ही क्रिस्प चीज़ें मतलब कंटेंट पढ़ने के लिए बताया जाएगा इस वीडियो में। एंड बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज एनालिसिस और 2017 से मैं गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो आई विल बी गाइडिंग यू इन दिस वीडियो हाउ टू स्टडी इन अपकमिंग डेज सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। तो मतलब ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, अगर आप फॉलो करते हैं इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी देखी होगी आपने। सबसे पहले कि इस साल के जो AIR1 फेज 2 में जो AIR1 है, इनके फेज 2 में हाईएस्ट मार्क्स है। ही इज ओनली अवर स्टूडेंट, मतलब कहीं और से हम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मन में डाउट रहता है कि एक कोर्स पे रिलाई, देखो कोई भी, मैं नहीं कह रहा कि हमारा ही कोर्स लेके पढ़ो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स लो, आप वन सोर्स को ही फॉलो करो, उसी को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स अगर आपको सक्सेस लेनी है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस कैंडिडेट मुद्रा हरिविशाल। इन्होंने 6 इंटरव्यू कॉल आए इनको, 6 इंटरव्यू कॉल्स, ठीक है, वन कोर्स। सिर्फ हमारा सब्सक्रिप्शन लिया इन्होंने सारे एग्जाम्स के लिए। नाबार्ड का 2023 इंटरव्यू कॉल आया इनको, 24 का भी इंटरव्यू कॉल आया, क्लोजली मिस हो गई। आरबीआई ग्रेड बी 2025 में फाइनली सिलेक्शन हुआ है इनका। AIR1 है फेज 2 में, ओवरऑल AIR11 है, AIR11 है ओवरऑल रैंकिंग का। ठीक है, नाबार्ड का भी इंटरव्यू कॉल था इस साल का, सेबी का भी इंटरव्यू कॉल था, PFRDA 2025 का भी इंटरव्यू कॉल था। और सारे किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया था। ही रिलाइड ऑन अवर सोर्सेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है ना कि मल्टीपल, देखो मल्टीपल सोर्स फॉलो करके क्या आप एग्जाम निकाल सकते हो, बट हाईएस्ट मार्क्स लिए इसने एक ही सोर्स। तो आपको अगर एक ही सोर्स पे रिलाई करोगे तो यू कैन स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। मल्टीपल पे जाओगे यू कैन क्लियर, बट हाईएस्ट लेना डिफिकल्ट है। हाईएस्ट तभी आएंगे इफ यू आर एबल टू क्रैम लॉट ऑफ थिंग्स। यू हैव टू स्टडी, आपको स्कीम्स पढ़नी है, PIB पढ़नी है, आपको सर्कुलर्स पढ़ने हैं, आपको रिपोर्ट्स पढ़नी है, बजट पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू स्टडी। ठीक है, तो वन ऑफ द एग्जांपल है कोर्स। सारे कोर्स हमारे सीजी मेंटर्स के इन्होंने सब्सक्राइब किए थे। इसके बाद अगर आपको सब्सक्राइब करना है कोर्स तो हमारे पास हमने कंप्लीट फेज 2 कोर्स भी है, फेज 1 फेज 2 भी है, और हमारा फेज 1 का ब्रह्मास्त्र जो GA का ब्रह्मास्त्र है, और आपका लाइव क्रैश कोर्स फेज 2 का भी जो शुरू होने जा रहा है कल से ही। मतलब हमने डेमो क्लास ले ली थी इसकी परसों, और कल से रेगुलर क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्रैश कोर्स इसमें ऐसे, ये क्रैश कोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा कि आपको जो फेज 1 के लिए हेल्पफुल चीजें हैं वो पहले फोकस की जाएंगी। कुछ पार्ट फेज 2 का आपका इसमें कवर किया जाएगा ताकि आपकी फेज 1 की प्रिपरेशन हैम्पर ना हो। मैक्सिमम फोकस फेज 1 ओरिएंटेड चीजें, जैसे कि आपको PIB पढ़ना है, सर्कुलर पढ़ने हैं, फेज 1 में आते हैं, रिपोर्ट्स है, बजट है, स्कीम सिलेक्टिव वाली जो फेज 1 में आ सकती हैं, वो सब चीजें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। सारा फेज 2 की फेज 2 ओरिएंटेड सिर्फ कम ही क्लासेस रखी जाएगी। ये है आप जो हमारे ये फुल कोर्स का भी पार्ट रहेगा, आपका ऐड हो जाएगा, आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा इनमें। अभी हमारा डिस्काउंट चल रहा है F50, फेज 2 तक वैलिडिटी रहेगी। ये सिर्फ कोर्स लेना है आपको, क्रैश कोर्स लाइव 30 कूपन लगा लीजिएगा। ये इसका भी पार्ट रहेगा, तो अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो ये इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले GA की स्ट्रेटजी की बात करेंगे हम। सबसे पहले GA की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। GA इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। फेज 1 में 80 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन क्वांट के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 60 रीजनिंग के आते हैं। तो GA में अगर आप लास्ट ईयर का एनालिसिस देखेंगे तो लास्ट ईयर में 30 क्वेश्चंस थे वो सिर्फ न्यूज़पेपर और PIB थे लास्ट 3 मंथ के। अगर सर्कुलर को इंक्लूड कर लें तो 4
40 क्वेश्चन से लास्ट 3 मंथ पीआईबी सर्कुलर न्यूज़पेपर सीए। तो न्यूज़पेपर सीए भी पढ़ना है हमें, सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं और पीआईबी भी पढ़ना है। अब बात आती है कितना डेप्थ में पढ़ना है सर्कुलर्स। देखो फेज 1 के लिए ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स आते हैं, रटने टाइप का कंटेंट आता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल या नॉलेज वाला नहीं आता है। फेज 2 में थोड़ा सा है कि डिटेल में आ सकता है, कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। बट फेज 1 के लिए अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप सर्कुलर्स को पढ़ रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और जो स्टूडेंट हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो हमारे टॉप 100 भी जो क्वेश्चन आएंगे ना मंथ वाइज सर्कुलर के, टॉप 100 मंथ वाइज सर्कुलर के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पूरे सर्कुलर नहीं भी पढ़ोगे फेज 1 के लिए, टॉप 100 मंथ वाइज सर्कुलर के क्वेश्चंस देंगे, वो कर लोगे, दैट विल बी एनफ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीआईबी से क्वेश्चंस आए थे, न्यूज़पेपर सीए से भी आए थे, सर्कुलर से भी आए थे। स्टेटिक फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस भी आया था, स्टेटिक फाइनेंस एंड बैंकिंग 9-10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका ना जो फाइनेंस के लिए आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, या ईएसआई का स्टेटिक है कुछ आपने पढ़ा होगा, जैसे 5 ईयर्स प्लान हो गए, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई। ये सब चीजें हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटिक में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मनी मार्केट हो गया, ये स्टेटिक फाइनेंस एंड इकोनॉमी में आता है। इकोनॉमी की न्यूज आती है, तो आप न्यूज़पेपर सीए पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर सीए में जो इकोनॉमी की न्यूज है, फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट है, और रिपोर्ट्स जो इंडियन इंस्टीट्यूशन की आई है उस पर मैक्सिमम फोकस करना है आपको। आरबीआई सेबी के, नाबार्ड के सर्कुलर्स, आरबीआई सेबी के से रिलेटेड कोई भी न्यूज है, नाबार्ड से, आईआरडीए से, ठीक है, वो करना है। बजट से क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से अब तक बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। तो मैं तो यही बैट लेके चलता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को सिलेक्टिव पढ़ो, फेज 2 ओरिएंटेड पढ़ना है। फेज 1 के लिए आप स्किप कर सकते हैं, फेज 1 के लिए स्किप कर सकते हैं, या फेज 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर बताऊंगा मैं, उनकी आप पीआईबी से हाईलाइट पढ़ सकते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनको टॉप 50-60 क्वेश्चन होंगे जो इकोनॉमिक सर्वे के हैं, वो मिल जाएंगे, बस वही पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा डेटा फैक्ट्स होता है, आप उतना कोई भी नहीं रट पाएगा, कोई भी, इट इज इम्पॉसिबल। बजट कर लो, हाँ बजट रिसेंट में ही आया था, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने के इस बार, क्योंकि अगर देखोगे तो उस साल भी जल्दी पेपर हुआ था 2021 में ना, यहाँ पे भी 2021-22 में भी थोड़ा सा पेपर जल्दी हुआ था, तो क्वेश्चंस आपके ज्यादा आए थे बजट से। ठीक है, सोशल स्कीम्स पहले टाइम में आती थी, आजकल तो बहुत कम आती है, तो सोशल स्कीम आपको फेज 1-2 के लिए भी पढ़नी होती है। तो कुछ सिलेक्टिव स्कीम्स है, वो बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी स्कीम्स आपको पढ़नी होती है। ठीक है, एंड हाँ, ये क्वेश्चंस अगर आपको कोई भी रिपोर्ट, इंडेक्स, रैंकिंग दिखती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इस तरह से, और बाकी भी कोई भी नॉर्मल जो इंडेक्स रैंकिंग आ रही है फेज 2 के लिए, फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए थोड़ा अलग रिपोर्ट पढ़नी होती है, वो कि इसकी भी लिस्ट में बताऊंगा। अगर आप पैरेलल में लेके चल रहे हैं तो मैं तो मैक्सिमम यही फोकस करना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम जो है आप फेज 1 की तैयारी को फोकस करो अभी के लिए। और फेज 2 के लिए जो पढ़ना है आपको, फेज 2 के लिए सबसे पहले, अगर आपने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मैनेजमेंट कर लीजिए। अगर मैनेजमेंट पढ़ लिया है तो डिस्क्रिप्टिव लेके चलना, 2 दिन वीक में, वीकेंड पे 2-3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के जो थीम है वो पढ़ लेना, ताकि आपकी थीम तैयार होती रहे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप रेडी रहो, बाद में फेज 1 के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए उस टाइम पे फटाफट रिवीजन कर लो, और डिस्क्रिप्टिव की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, जो 1 महीने का गैप है उसमें भी पॉसिबल है आपका तैयारी करना फेज 2 के लिए। स्पोर्ट्स रिपोर्ट, इंडेक्स कोई भी आ रहा है तो टॉप 5 कंट्रीज इंडेक्स वाले में ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, टॉप 5 के 4 से 5 क्वेश्चन हर बार टॉप 5 कंट्री, जैसे कि टेररिज्म इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स है, इस तरह वाले रैंडम इंडेक्स में भी, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस तरह की जो न्यूज में है लास्ट 3-4 मंथ में, वो वाली रिपोर्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, टॉप 5 कंट्रीज पे, बॉटम 5 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स क्या हर बार रिकॉर्ड रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन फ्लैगशिप न्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंडम नहीं पूछे जाते, फ्लैगशिप न्यूज से। ठीक है, बहुत रैंडम नहीं है, जैसे कि मान लो सपोज T20 वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन फाइनल में, किसने कितना स्कोर बनाया था, कितने रन से इंग्लैंड था आई थिंक फाइनल में ना, तो कितने रन से हारा था, कौन मैन ऑफ द मैच था, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। कौन सा T20 वर्ल्ड कप का वर्जन था ये,
5th था, 6th था या 10th था, ऐसे करके। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। कोई भी प्लेयर है इंडिया का, इफ ही और सी परफॉर्म्स वेल, लाइक लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो चेस के ऊपर में क्वेश्चन थे, चेस से रिलेटेड जो फीमेल ग्रैंड मास्टर थी उन्होंने कुछ जीता था। तो इस तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना। रैंडम स्पोर्ट्स न्यूज नहीं आती है, रैंडम स्पोर्ट्स न्यूज नहीं आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो जिनको हम फ्लैगशिप न्यूज बोलते हैं, जो बार बार आपने हाईलाइटेड होती हैं, तो वैसी न्यूज है। जैसे मान लो स्पोर्ट्स में अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है तो रिसेंट में, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैडमिंटन में जैसे कि बैडमिंटन के जो टॉप टूर्नामेंट है, रैंडम XYZ टूर्नामेंट है तो नहीं पूछता। साइंस डिफेंस इन्वायरमेंट के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जैसे MOU है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई MOU हुआ है तो आएगा, वरना इग्नोर कर सकते हो। MOU हो गया आपका, अपॉइंटमेंट्स हो गई, कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की बात हो रही है तो पूछ सकता है, ऐसी चीजें। डेज है, डेज देखो बहुत सारे डेज होते हैं, याद करना पॉसिबल नहीं होता, तो डेज हो गए, MOUs हो गई, ओबिचुरीज हो गई, ऐसी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपका बर्डन पड़ेगा। इससे बेटर है कि स्टेट न्यूज बहुत कम आती हैं एग्जाम में, स्टेट न्यूज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इन न्यूज के ऊपर में आपको ज्यादा फोकस करना है। इफ और नेशनल इकोनॉमी की न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट, इंडेक्स, स्पोर्ट, साइंस, डिफेंस, इन्वायरमेंट, ये तरह की है। बुक कोई बहुत ही फेमस बुक राइटर ने बुक लिखी है तो ये समझ लो कि एक मंथ में 2-3 ही ऐसी बुक आती होंगी जो बहुत ही फेमस राइटर ने लिखी है, तो वहां से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही आपका ओबिचुरीज में कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इग्नोर करो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है रैंडम न्यूज के ऊपर में। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको देखो, अभी मैं ना आज मोस्ट प्रोबेबली मार्च की सुबह तक ना, मार्च की जो न्यूज़पेपर CA की बुकलेट हमारी PDF है वो कंप्लीटली शॉर्ट होके फिल्टर आउट करके अननेसेसरी न्यूज जो RBI के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो फिल्टर आउट करके मैं इस जो PDF को है, ये 100 पेजेस के आसपास हो जाएगी पूरे मंथ की। ठीक है, तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी, आज हो जाएगी रात तक, नहीं तो सुबह तक हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका क्या पढ़ना है, मैंने बता ही दिया है कि आपको जो RBI के सर्कुलर रिपोर्ट, RBI की वेबसाइट से, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनकी न्यूज आ रही है, न्यूज़पेपर CA में कवर होता है, आपको अलग से सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है फेज 1 के लिए। वैसे फेज 1 के लिए अलग से सर्कुलर, मंथली सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फेज 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फेज 1 के लिए भी अगर आप सर्कुलर कि जो टॉप 100 सीरीज क्वेश्चंस देंगे हम हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज में, या जो हमारे कोर्स का पार्ट है उनको मिलेंगे, उतना कर लोगे, दैट विल बी एनफ। ठीक है, फिर ये सब आता है आपका रेगुलेटरी सर्कुलर, लास्ट 6 मंथ का जनवरी टू ऑनवर्ड से पढ़ना होता है। कुछ फ्लैगशिप सर्कुलर्स होते हैं, ये मैं बताऊंगा डिटेल में आगे की, आपको फेज 1 में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जो फेज 1 के साथ साथ आप पढ़ सकते हो। इट विल हेल्प इन स्कोरिंग द मार्क्स इन द GA। PIB करंट अफेयर 4 मंथ का लगा के चलो, 4 मंथ का PIB आपको पढ़ना है। फाइनेंस एंड ESI स्टैटिक अवेयरनेस के कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट, जैसे कि आपकी ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मल्टीडाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, और आपकी जो न्यूज में है, जैसे मैंने बताया था कि टेररिज्म इंडेक्स है, या मोस्ट लिवेबल सिटी है, या पासपोर्ट इंडेक्स है, टॉप 5 कंट्रीज, बॉटम 5 कंट्रीज, आर्म्स इंपोर्ट की इंडेक्स की रैंकिंग है। तो इस तरह की, और इकोनॉमी एंड फाइनेंस न्यूज़पेपर से मैक्सिमम फोकस रखना है। इकोनॉमी फाइनेंस न्यूज़पेपर, न्यूज़ बेस्ड, स्पोर्ट्स, साइंस, डिफेंस, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ जो मैंने बताया है ऊपर में ही, उनके ऊपर में ओबिचुरीज है, MOUs है, अपॉइंटमेंट्स हैं, डेज हैं, स्टेट न्यूज़ हैं, इस तरह की न्यूज़ को आप इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन हैं, ये सब नहीं आते। कोई बहुत ही फेमस मर्जर एक्विजिशन हुआ और वहां से ना इन बहुत सारा फैक्ट्स रहते हैं, बहुत सारा डेटा रहता है, आउटपुट बहुत कम आएगा। जहां से मैक्सिमम आउटपुट आएगा वहां पे हमें फोकस करना है। ठीक है, फिर आपकी आती है बारी क्वांट की। GA का मैंने बता ही दिया है, 3 से 4 महीने का न्यूज़पेपर। CA पहले 3 महीने का करना है। देखो दोबारा से बता देता हूं एक बार, न्यूज़पेपर CA है जो आपका हमारी जो
3 मंथ्स का पहले पढ़ना है, अगर 3 मंथ्स का अच्छे से आ जाएगा फिर फोर्थ के लिए जाना है। PIB 4 मंथ्स, सर्कुलर्स 6 मंथ्स का करना है। ठीक है, ये मतलब आप सर्कुलर वाला पोर्शन ना, जो हमारे न्यूज़पेपर सीए की अगर मैगजीन है, जैसे फाइनेंस एंड बैंकिंग हम करंट अफेयर की बात करते हैं ना, वो अलग से नहीं है, हमारे न्यूज़पेपर सीए की मैगजीन में ही इंक्लूड रहता है। उसमें सर्कुलर जो 6 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ ना, न्यूज़पेपर सीए की मैगजीन में रेगुलेटरी न्यूज के नाम से भी एक अलग से है, तो रेगुलेटरी न्यूज भी पढ़ लोगे तो दैट इज एनफ। अदरवाइज जो हम टॉप 100 MCQ हर मंथ के आएंगे टॉप 100 के नाम से, तो वो कर लेना सर्कुलर्स के, तो हर मंथ के 400-500 क्वेश्चन, मतलब कम भी हो सकते हैं, किसी मंथ में कम सर्कुलर आए, जनवरी में ज्यादा आए हैं तो ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उतने कर लोगे, दैट विल बी एनफ। ठीक है, सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना सर्कुलर में देखो कि बहुत सारे फैक्ट्स डेटा है, आपको फेज 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्कुलर को डिटेल में पढ़ना, इन डेप्थ पढ़ना, बट फेज 1 के लिए बहुत ही सीधे फैक्ट्स डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बजट पढ़ लेना, बाकी अभी फेज 1 के लिए इन पे ही फोकस करना है। स्टैटिक के चैप्टर में आगे बताऊंगा। फिर आती है बारी क्वांट की। क्वांट में देखो हमेशा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इनके क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपके मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन, ये सब इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो इजी लगते हैं, मतलब मेरे व्यू से स्टूडेंट्स के लिए कौन से इजी हो सकते हैं, देखो डीआई में सिंपल कैलकुलेशन, पाई चार्ट वाले या टेबल बार ग्राफ कैलकुलेट वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, बट बार ग्राफ टेबल और पाई चार्ट वाला डीआई होता है वो इजी होता है, डूएबल होता है, यू कैन इजिली डू। तो 14-15, 12 से 15 के बीच में आता है, 12 से 15 मिनिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन इजी होते हैं, फार्मूला बेस्ड, अगर आपका प्रैक्टिस की है यू कैन इजिली लर्न। फिर आपका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, ये क्वेश्चंस हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे प्रॉफिट लॉस, ये भी एज पार्टनरशिप अगर नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, बट इनके क्वेश्चन भी डुएबल होते हैं, तो आप अपने प्रैक्टिस करके पहले डीआई पे फोकस करिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इनको टारगेट करिए, तो यहाँ से ना आप 12 से 15 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, अगर इतना कर लेंगे तो। आपको मैक्सिमम देखो लास्ट ईयर 9 मार्क्स गए थे कट ऑफ, तो इस बार क्या जा सकता है, लास्ट ईयर 9 कट ऑफ थी, तो मैक्सिमम 12 जाएगी, बट मेरे को मुझे लग नहीं रहा इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे कि 12 ले लेंगे, मतलब कट ऑफ के जितने बढ़ने के चांस कम है, नहीं है, क्योंकि ना एक तो टाइम का क्रंच होता है, 30 मिनट्स ही होती, सॉरी 25 मिनट्स होती है, 25 मिनट्स, बहुत कम ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो 12 मार्क्स ले लेंगे। रीजन ये है कि इसमें ना स्पीड बहुत चाहिएगी अगर आपको 12 मार्क्स चाहिए, और यहाँ पे थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, कि ये भी रीजन है। ठीक है, और 25 मिनट्स में करना होता है, तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए, बहुत कम टैलेंटेड स्टूडेंट मिलेंगे जो 10+ मार्क्स ले पाए, मतलब क्योंकि ना सारे सेक्शंस में आपको स्कोर करना होता है। ठीक है, फिर आता है आपका रीजनिंग में। रीजनिंग में मैंने हमेशा बताया है, रीजनिंग में मैंने हमेशा बताया है, हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट्स पजल्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना, इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। मिसलिनियस क्वेश्चंस है जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मॉक में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मॉक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं, आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करते, जबकि ना ये मॉक में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, गलत होने के चांसेस रहते हैं और गलत हो जाते हैं आपके मॉक में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट मत करो, तो क्रिटिकल रीजनिंग मस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए हर स्टूडेंट को। एग्जाम वाला क्रिटिकल रीजनिंग इजी आता है, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, उनको लास्ट में टारगेट करना है, इनइक्वालिटी है, सिलोजिज्म्स, इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग, ये कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो इनको टारगेट करना है, लास्ट में पजल सिटिंग अरेंजमेंट को टारगेट करना है, क्योंकि कट ऑफ निकालना है हमें, 18 मार्क्स तो मिनिमम लेके चलना ही है, लास्ट ईयर जितना कट ऑफ, तो टारगेट करो कि ज्यादा, बट
कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका बहुत अच्छा होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सेक्शन, दे कैन स्कोर, बट हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश पेपर एनालिसिस। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, डबल फिलर, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, वर्ड रिफ्रेज, तो थोड़ा सा इसकी ना प्रैक्टिस कर लेना, तो प्रैक्टिस से हो जाएंगे। और यही टॉपिक रिपीट्स होते हैं मोस्टली, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और आप बैंकिंग पीओ का मेंस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं कट ऑफ को। और दूसरा रखो कि आपका जीए और इंग्लिश दोनों स्कोरिंग रहेंगे, आपके जीए और इंग्लिश स्कोरिंग रहेंगे, जो आपको ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करेंगे। और इसमें ना एक चीज है, ये याद रखना कि जो आपके क्वांट है, क्वांट में जो आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बट क्या है कि ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर अब जैसे देखो मैं बता रहा था कि अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ रखा है तो पैरेलल में मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको मत टारगेट करो। अगर आपका क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा है, आपको फेज 2 का भी तैयारी करनी है, तो ये फोकस करना, ये स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट फोकस फेज 1 पे होना चाहिए। फेज 1 पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अगर आप थोड़ा सा भी वीक हैं, कहीं पे भी लग रहा है आपको, आप 35% मार्क्स टारगेट करके चले, 35 को तो मिनिमम करके चलो टारगेट। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं, बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट लास्ट ईयर से 5% को टारगेट करके चलो। कम चांसेस है कि ज्यादा जाएगी कट ऑफ सेक्शनल, ओवरऑल के चांसेस ज्यादा हैं जाने के। ठीक है, अगर ये आपका वीक है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, तो सिर्फ फेज 1 को टारगेट करो, फेज 2 आपका सेकेंडरी होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक महीने में भी तैयारी करवा देंगे, अगर आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, हमारे कंटेंट को फॉलो करोगे। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको बस बहुत ही क्रिस्प चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, अगर फिर भी आप लेके चलना चाहते हैं फेज, इसके साथ साथ में भाई कि आपको फेज 2 का भी पढ़ना है, बट मैं यही कहूंगा, क्योंकि देखो जीए है, जीए में आप सर्कुलर्स पढ़ेंगे, पीआईबी पढ़ेंगे, स्कीम्स भी कुछ कुछ न्यूज में आ रही हैं वो पढ़ेंगे, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव तो यहीं से तैयार हो जा रहा है। मैनेजमेंट है, अगर आपने मैनेजमेंट पहले पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, आपने फेज 1 की प्रिपरेशन पे फोकस है। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप पैरेलली मैनेजमेंट सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा है, सिर्फ आपको जीए पे फोकस करना है, तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की तो डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। वीक में अगर डेली नहीं कर पा रहे तो वीक में जरूर प्रैक्टिस करनी है। इग्नोर मत करिएगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे आपको 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हो, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट पढ़िए। ठीक है, फिर ये 2 थीम ले लीजिए, 2 थीम को आपको टारगेट करना है। जिन स्टूडेंट्स का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ठीक है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, जीए को पढ़ना है। और डिस्क्रिप्टिव थीम्स जैसे ये दी है मैंने, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, और इनको कैसे आपको याद करना है मैं बताता हूं। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि थीम को कैसे आपको याद करना है। ठीक है, थीम बेस्ड जो कंटेंट है आपको कैसे याद करना है। देखो ये एमएसएमई है, सपोज कैसे आपको नोट्स बनाने होते हैं डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है, एमएसएमई है, सपोज एमएसएमई से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर सबसे पहले तो जो भी है, मान लो सपोज एमएसएमई से आ गया, तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपने नोट्स में क्या करना है, पहले डेफिनेशन को लिखोगे। फिर ये फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट्स डेटा है कि कितना परसेंट एमएसएमई रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, एक्सपोर्ट्स में कितना दे रही है, ये सब डेटा ये आप याद कर लोगे एक छोटा सा नोट पे, अपने नोटपैड पे या कॉपी के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉयमेंट में दिया है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद लाइक सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी, ये पढ़ना है आपको। बट जो आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो आप कोशिश करना कि पूरा पढ़ने के बाद, एक दिन गैप के बाद, छोटे छोटे पॉइंटर लिखने की कोशिश करो कि इसके पॉइंट क्या थे।
कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई टू द इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पॉइंट थे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसको एक आप इकोनॉमिक ग्रोथ को लिख लो। फिर सेकंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ये आगे लिख लो कि ऐसे कि 30.15% ऑफ जीडीपी, ऐसे करके। ये बाकी सब चीजें अगर आपने पढ़ रखी है ना, ये तो आप लिख लोगे, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, सब हेडिंग्स याद होने चाहिए। तो अपने नोट्स बनाओ, तो उस नोट्स में खुद से लिखने की कोशिश करो पढ़ने के बाद खुद से, ताकि आपको याद आए, और कोशिश करो कि एक दिन के बाद लिखो। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लिख सकते हो कि 110 मिलियन जॉब, ताकि आपको डेटा याद रहे, बाद में रिवीजन में भी हेल्प हो जाए। ये तो सब लिख सकते हो आप कि एमएसएमई सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कौन कौन से सेक्टर है, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर, सब कुछ दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एक्सपोर्ट हो गया, फिर कंट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हो गया, ऐसे करके ना, रीजनल डेवलपमेंट, रिडक्शन इन इनकम डिस्पेरिटीज। फिर आपका जैसे इसके ये तो आपके हो गए, फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय इनफॉर्मलाइजेशन इनएडुकेट, ये एक सब हेडिंग्स आप अपने नोट करो और खुद से लिखने की कोशिश करो, और हर थीम के लिए ऐसे करो ताकि लास्ट में आप इजीली रिवाइज कर लो, और कोशिश ये करो पढ़ने के बाद अगले दिन लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव की स्टेप्स को कैसे आपको थीम को याद रखना है, ठीक है। ये थीम सारी है यहाँ दी हुई है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। मल्टीकल्चरिज्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बजट हाइलाइट्स, फाइनेंस की भी कुछ थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आता है हर बार। और फिर ईएसआई के टॉपिक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अभी फेज 1 वीक है उनको फेज 1 पे फोकस करना है, इनकी तरफ नहीं देखना। जिनका फेज 1 ठीक है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ठीक है, जीए पढ़ रहे हैं, तो उनको ये टॉपिक्स आप कर सकते हो टाइम निकाल के, जैसे नेशनल इनकम, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5। यहाँ से ना स्टेटिक क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, या आप इनके क्वेश्चंस कर लेना जो स्टूडेंट अभी के लिए अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे फोकस करो, बाद में टाइम निकाल के एक प्लान बना के इनके क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि फेज 1 के जीए में भी आ सकते हैं इनके क्वेश्चन, और ये फेज 2 में तो आएंगे ही आएंगे। सिमिलरली फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं, इनसे फेज 2 में भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। सेबी फंक्शन, आईबीपीओ, मनी मार्केट में ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, एफआरबीएम। एक सेकेंड चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप। अभी के लिए अगर पढ़ने हैं तो आप इन टॉपिक्स को, इन्फ्लेशन, बजट स्टैटिक, एनबीएफसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेशोज, फेज 2 के लिए अगर आपने नहीं तैयारी की है अभी तक, तो इन्हीं टॉपिक्स को सिलेक्टिवली पढ़ो, क्योंकि रेशो से न्यूमेरिकल आते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेज 2 के लिए, ये फेज 2 के लिए है ज्यादातर। और इसमें से कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं फेज 1 में भी मिलेंगे आपको, जैसे कि मनी मार्केट से आ सकते हैं, बॉन्ड मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ये देखो, ये टॉपिक जो लिखे हैं ये पढ़ने हैं आपको। एफआरबीएम और 16 फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 16 फाइनेंस कमीशन से आपका क्वेश्चन फेज 1 में भी आ सकता है। इन्फ्लेशन से हमेशा एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई का करंट, आईआईपी, या फिर उसका स्टैटिक पोर्शन से भी आ सकता है। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, बजट स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका फेज 1 में। एनबीएफसी से क्वेश्चन आ सकता है, एनबीएफसी की जनरली डेफिनेशन से हमेशा क्वेश्चन आए हैं फेज 1 में, ठीक है। फेज 2 के लिए भी पढ़ने हैं टॉपिक, तो आप सेलेक्टिवली इन टॉपिक्स को पढ़ो और क्या लिखा हुआ है, और इनके जो ब्रेकडाउन है जनरली हमने, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने कोर्स से ये टॉपिक पढ़ें, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए काम आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, सॉरी न्यूज में आ रहे हैं, वो तो पढ़ने ही है आपको। उसके अलावा जैसे वेज एंड मीन एडवांस इंडियन करेंसी के एफएक्यूज, डिपॉजिट इंश्योरेंस की गाइडलाइन, सीआरआरएसआर, राइट ऑफ से रिलेटेड इन ऑपरेटिव अकाउंट, हाउसिंग फाइनेंस का कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी के रेगुलेशन, स्केल बेस, माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर में, एसेट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर में, ठीक है। फिर आपका जो आरबीआई एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एफएक्यूज है, पेमेंट सेटलमेंट के एफएक्यूज है, जिसमें आपका
IMPS, NEFT, ठीक है। फिर UPI से रिलेटेड चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ये यहाँ ना मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, बट आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आती है स्कीम्स, फेज 2 के लिए कौन सी पढ़नी है आपको स्कीम्स। देखो ये सब आपको पैरेलल में मैनेज करना है, जिन्होंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जिनका स्ट्रॉन्ग है, आप फेज 2 की पैरेलल में प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक्स लेके चलो, अपना प्लान अपने अकॉर्डिंग बनाना है। मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं सिलेक्टिवली, ये सब आप फोकस करके चलो, तो इससे आपकी यूं समझ लो अच्छा स्कोर कर सकते हो, एग्जाम निकाल सकते हो। इतना भी पढ़ के चले गए तो हर टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उतना पढ़ लो। स्कीम्स इन PIB न्यूज लास्ट 3-4 मंथ फेज 1 के लिए, फेज 1 के लिए स्कीम्स जो है PIB में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, और सेविंग स्कीम्स ये कर लो। फेज 1 के लिए जनरली यहीं से आ जाती है, बाकी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो आप फेज 2 के लिए पढ़ेंगे, जिसमें से जल जीवन मिशन है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, PMEGP, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, PM विश्वकर्मा, GI जी फेज 1 में भी आने की, प्रधानमंत्री आवास योजना, EMRS, जनमन धरती आबा जनजातीय ग्राम अभियान, PM स्वनिधि, PM मिशन पोषण, ऐसे करके ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको पढ़नी है, जो बेस्ड ऑन द PYQs, ठीक है। और ये इजी है, इनकी में मेनली आपको जो फोकस रखना है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे रखना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ की गाइडलाइंस नहीं पूछी जाती हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे ही जनरली क्वेश्चन आता है। कुछ स्कीम्स में थोड़ा डेप्थ में भी आ जाता है जो स्कीम, और वो ईजी है याद करना। जैसे किसान, PM किसान स्कीम है, इसके एलिजिबिलिटी पे भी आ जाता है, या इसकी बेसिक कंडीशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। किसान मानधन योजना है, सोइल हेल्थ कार्ड है, इन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फेज 1 में भी एमन। प्रधानमंत्री धन धान्य की योजना लास्ट ईयर ही आई थी। तो ये स्कीम्स की लिस्ट है, इसके बाहर मुझे नहीं जरूरत है कि मैं, और मोस्टली ना यही स्कीम आपकी PIB में न्यूज में बार बार आती है, ठीक है। PYQs जरूर देखना, स्कीम्स को पढ़ने से पहले PYQs की किस तरह का देखो। फिर आती है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हमें जो फेज 1 के लिए तो जो न्यूज़पेपर CA में आ रही है लास्ट 3-4 मंथ में वही पढ़नी है, और सारी रिपोर्ट आपकी फेज 2 में नहीं आती है। फेज 2 के लिए जैसे पढ़नी है हमें मेनली GDP प्रोजेक्शन, ये फेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की पढ़ो। देखो GDP प्रोजेक्शन कई बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है चार्ट बना लेंगे, 50 तो नहीं, मतलब 15-16 इंस्टीट्यूट्स के नाम होंगे, उनकी GDP होगी, कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है याद करना। तो बेटर यही है कि अगर आपके लेटेस्ट मंथ में कोई आई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने दी है, मोदीज ने दी है, S&P ने दी है इंडिया की GDP के बारे में, तो ठीक है। नहीं तो आपका GDP प्रोजेक्शन बाय जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, OECD, UNCTAD, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं, ये फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ये फ्लैगशिप रिपोर्ट रहती हैं। इनका जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है तो वो कर लो, ठीक है। अगर नहीं आई है, बहुत पुरानी है, तो स्किप भी कर सकते हो, 1-2 साल पुरानी आई है, लेटेस्ट नहीं आई है 1 साल में, ठीक है। वरना ये बहुत फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर नीति आयोग के जैसे कि SDG इंडेक्स है, SR बुलेटिन है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिपोर्ट है, NFHS 5 शायद 6 आ जाएगा, रिलीज हो जाए क्या पता इस साल, बट अगर अभी तक NFHS 5 है, SCC 2011 से एक आधा क्वेश्चन आता है तो इस पर छोड़ के भी जा सकते हो। पोवर्टी इंडेक्स है, नेशनल मल्टीपर्पज पोवर्टी इंडेक्स है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है। RBI की जो रिपोर्ट्स हैं, RBI की रिपोर्ट्स देखो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि हम इनके मॉडल क्वेश्चन आंसर दे देंगे आपको, जो RBI की रिपोर्ट्स होती है डिस्क्रिप्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो टॉप क्वेश्चंस आएंगे बस वो कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, याद नहीं रहेगा, उतना भी कर लोगे उससे क्वेश्चन हिट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा क्वेश्चन हिट हुए हैं जो इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया है। तो ऐसी चीजें जहां पे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कंटेंट है तो वहां पे हम सिलेक्टिव कंटेंट देते हैं, उसी को फोकस करो। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फेज 2 के लिए मॉडल क्वेश्चन आंसर दे देंगे, दैट विल बी एनफ। GDP रिपोर्ट बाय NSO, FDI के फिगर्स लेटेस्ट, GST के फिगर्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, CIP, IIP, IEC, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की बात आती है तो इकोनॉमिक सर्वे में 5-6 चैप्टर है जो आपको फेज 2 के लिए पढ़ने हैं, इनको लास्ट प्रायोरिटी रखना है, अभी के लिए नहीं रखना है, मतलब अगर टाइम है तो कर लो, ये लास्ट प्रायोरिटी में आपको ये चैप्टर रखने हैं। GDP डेटा है, सेक्टर कंट्रीब्यूशन है, मॉनेटरी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर,
इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको फिर से हम यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस दे देंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी बनेंगे यहाँ से, इन चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे वो दे देंगे, तो आप उनको करके चले जाना, बहुत है, ठीक है। और ये लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की, इकोनॉमिक सर्वे शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी, क्योंकि बहुत सारा डेटा फैक्ट्स हैं, याद रहना पॉसिबल नहीं है, तो इसको लास्ट प्रायोरिटी रखना है आपको। और सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं फेज 1 के लिए, तो भी मैं यही कहूंगा कि लास्ट प्रायोरिटी रखो। अगर फेज 1 के लिए पढ़ना भी है तो टॉप हम क्वेश्चन देंगे, 40-50 क्वेश्चन वो कर लेना, या फिर जो पीआईबी की हाइलाइट्स हैं इसकी चैप्टर्स की वो कर लो, दैट विल बी एनफ। बट ये सब चीजें जो बताई हैं फेज 2 के लिए, उन स्टूडेंट्स को करना है पैरेलल में, और एकदम से ना सारा कुछ खत्म करने के लिए मत जाना भी। आपके पास 1 महीने का गैप भी होगा तब भी कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हो उस टाइम पे, ऑब्जेक्टिव वाला रिवीजन तब कर सकते हो, फाइनेंस का रिवीजन कर सकते हो, सॉरी ईएसआई का रिवीजन तब कर सकते हो, स्कीम्स का तब कर सकते हो। अभी के लिए जो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फाइनेंस वाले को पैरेलल लेके चलोगे ना, फाइनेंस के जो टॉपिक्स बताए हैं ये आपके ना फेज 1 जीए में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट्स वगैरह तो आप देखो न्यूज में पढ़ते ही हैं, स्कीम भी ज्यादा नहीं आती है, मेनली ये सर्कुलर्स, जैसे ये वाले सर्कुलर मैंने बताया ये पढ़ लिए, ये चैप्टर पढ़ लोगे फाइनेंस के ना, ये आपके फेज 1 में बहुत स्टैटिक फाइनेंस अवेयरनेस में आते हैं, इनको पैरेलली लेके चल सकते हो। सबसे पहले इनको खत्म करने की कोशिश करो। और जो स्टूडेंट अभी भी स्टार्ट किया है जिन्होंने, तो उनको भी कहूंगा कि अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ लिया, मैनेजमेंट एमएन बाद में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरी वाला है, इजी वाला का सब्जेक्ट है, आराम से कर सकते हो। अभी के लिए फाइनेंस को अच्छे से फोकस करो, फाइनेंस के ये चैप्टर्स हैं, इनका ब्रेकअप भी हमने बार बार शेयर किया है कि इन टॉपिक्स के अंडर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे कोर्स को रिलाय कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दिया ही था कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट जब 6 इंटरव्यू कॉल हमारे कोर्स से ले सकता है, तो आप भी ले सकते हो। आपको बस क्या करना है, रिलाय करना है और रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, इसका पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। एंड टाइम वेस्ट मत करिए, स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर करिए। और बार बार मैंने देखो हर एग्जाम के से पहले स्ट्रेटजी बनाते मैं कब से, मतलब लास्ट ईयर भी देखोगे, उससे पिछले साल भी देखोगे, तो मोस्ट ऑथेंटिक स्ट्रेटजी शेयर करते हैं बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज एनालिसिस। ऐसा नहीं कि खुद से बना देते हैं कि पीवाईक्यूज कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब के बेस पे ही हमने स्ट्रेटजी बनाई है। ये टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, इनके ऊपर में फोकस करो और आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले फेज 1 निकालना है। फेज 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रैक्टिस डेली करो। जीए में स्कोर करने के लिए मैंने बताया है कि इन किन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।